नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का दीप रेडियोलॉजी जोन की ऑनलाइन क्लासों में। दीप रेडियोलॉजी जोन की ऑनलाइन क्लासें जिसके अंदर हमारी नया सब्जेक्ट के साथ जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है वो था हमारा रेडियोग्राफी पोजीशन। रेडियोग्राफी पोजीशनिंग के अंदर हमने पोजीशनिंग टर्मिनोलॉजी साथ ही साथ जो रेडियोग्राफिक टर्मिनोलॉजी थी उनके बारे में चर्चा करते हुए हमने क्लासेस स्टार्ट की थी चेस्ट रेडियोग्राफी के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर समझाया है कि किस प्रकार से किसी भी पेशेंट का अपन जब रेडियोग्राफ लेते हैं तो क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती है, क्या क्या चीज़ें पेशेंट को समझानी पड़ती है, पेशेंट को किस प्रकार से प्रिपेयर किया जाता है, किस प्रकार से उसे समझाया जाता है कि आपका जो रेडियोग्राफ होगा वो आसान तरीके से रेडियोग्राफ हो जाएगा ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका आइडेंटिफिकेशन आगे किया जा सके। तो इसके बारे में हमने पिछली क्लास के अंदर चर्चा की थी, जिसके अंदर मैंने आपको चेस्ट रेडियोग्राफी के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया था। आज हम चेस्ट रेडियोग्राफी की एक नई जो स्टेप है उसके आगे चलते हुए ये नेक्स्ट क्लास कर रहे हैं, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो चेस्ट रेडियोग्राफी की जो हमने स्टेप्स देखी थी पिछली क्लास के अंदर, जैसा मैंने आपको समझाया था कि सबसे पहले हमें चेस्ट रेडियोग्राफी के अंदर इंट्रोडक्शन बताना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद में हमें उसकी एनाटॉमी बतानी है, एनाटॉमी के बाद में हमें उससे रिलेटेड जो क्या नाम से इंडिकेशंस है उनके बारे में बताना है, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, पेशेंट प्रिपरेशन, तो सारी का सारा मैंने आपको एक फ्लो चार्ट के अंदर बताया था। आज हम नेक्स्ट क्लास के अंदर चर्चा करने वाले हैं चेस्ट एनाटॉमी की। चेस्ट एनाटॉमी के मैंने पिछली क्लास में आपको व्यूज भी बताए थे कि 7 प्रकार की या 6 प्रकार की जो आपकी चेस्ट रेडियोग्राफी होती है, तो किसी भी पेशेंट के जो इंडिकेशंस मैंने आपको बताए थे उन इंडिकेशंस को अलग अलग तरीके से देखने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स की क्या करते हैं, चेस्ट रेडियोग्राफी करते हैं। तो चेस्ट रेडियोग्राफी करते दौरान अपन जब एक एग्जाम देते टाइम जब आपसे एक मान लीजिए 20 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया चेस्ट रेडियोग्राफी से ही, अब उस 20 नंबर के चेस्ट रेडियोग्राफी के अंदर आपको कितना मटेरियल ऐड करना है और प्रत्येक रेडियोग्राफी के अंदर आपको चेस्ट एनाटॉमी कौन सी लिखनी है, तो इस क्लास के अंदर मैं आपको संपूर्ण जो आपकी चेस्ट रेडियोग्राफी होने वाली है उस चेस्ट रेडियोग्राफी के लिए संपूर्ण एनाटॉमी में आपको इसी क्लास के अंदर बता दूंगा कि आपको चेस्ट रेडियोग्राफी के अंदर एनाटॉमी क्या लिखनी है। एनाटॉमी का मतलब मैं आपको पहले बता दूं, एनाटॉमी के अंदर आती है कि कौन कौन सा ऑर्गन उस केविटी के अंदर सिचुएटेड है। जैसे हम बात करेंगे थोरेसिक केविटी की, यानी कि चेस्ट केविटी की, जिसे थोरेसिक केविटी भी कहा जाता है। तो जब आप जनरली कोई भी चेस्ट रेडियोग्राफ डन करते हैं तो चेस्ट रेडियोग्राफ के अंदर जो, जैसे मान लीजिए ये चेस्ट रेडियोग्राफ है, इस चेस्ट रेडियोग्राफ के अंदर अपीयरेंस क्या क्या दिखाई दे रहे हैं, मतलब कौन कौन सी एनाटॉमी इसके अंदर शो होती है और डॉक्टर्स किन किन एनाटॉमी को आगे या अपनी डायग्नोसिस के लिए देखते हैं। तो जनरल नॉलेज आपको भी होनी चाहिए कि इसके अंदर, या जनरल नॉलेज हमें भी होनी चाहिए कि जो चेस्ट रेडियोग्राफी है उस चेस्ट रेडियोग्राफी के अंदर कौन कौन सी एनाटॉमी इंक्लूड होती है। तो उसी के बारे में मैं आपको आज इस क्लास के अंदर बताने वाला हूं कि जो आपकी चेस्ट रेडियोग्राफीज होगी उस होल चेस्ट रेडियोग्राफी के अंदर कौन कौन सी एनाटॉमी इंक्लूड होती है, कौन कौन से ऑर्गन आते हैं। जैसे चेस्ट रीजन की अपन बात करें, आप सभी को जनरली पता है रिब्स आ गए, लंग्स आ गई, स्टर्नम आ गई, तो ऐसे अदर कौन कौन से ऑर्गन्स है जो इस चेस्ट केविटी के अंदर या चेस्ट रीजन के अंदर इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम चेस्ट एनाटॉमी, जो कि आपकी प्रत्येक रेडियोग्राफी के लिए होने वाली है। आप हर रेडियोग्राफी के अंदर ये चेस्ट एनाटॉमी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चेस्ट एनाटॉमी। द चेस्ट, जिसको थोरेसिक केविटी भी बोला गया है, जिसे क्या बोलते हैं अपन, थोरेसिक रीजन भी बोलते हैं, इज वन ऑफ द मोस्ट commonly examined region in radiology because it contain vital structures responsible for respiration and circulation। देखिए जितने भी आपके रेडियोग्राफी होगी उन रेडियोग्राफी के अंदर से पेशेंट की सबसे ज़्यादा की जाने वाली जो रेडियोग्राफी है, या किसी भी होल रेडियोग्राफी के अंदर अपन बात करें एक पर्टिकुलर रेडियोग्राफी जो जनरली सबसे ज़्यादा डन होती है, तो वो होती है चेस्ट रेडियोग्राफी। क्योंकि चेस्ट रेडियोग्राफी के अंदर आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई भी डिजीज या सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई भी जो डिजीज है उसको डायरेक्टली क्लियरिफिकेशन किया जा सकता है।
अब देखिए द चेस्ट, जिसको अपन थोरेसिक रीजन बोलते हैं, वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली एग्जामिन्ड रीजन, जो क्या है, मोस्ट एग्जामिन्ड रीजन है, क्षेत्र है पूरी होल बॉडी के अंदर इन रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजी के अंदर, बिकॉज इट कंटेन्स वाइटल स्ट्रक्चर रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पायरेशन के लिए एंड सर्कुलेशन के लिए क्या है, ये रेस्पॉन्सिबल है। अंडरस्टैंडिंग चेस्ट एनाटॉमी इज इसेंशियल फॉर एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन ऑफ चेस्ट रेडियोग्राफ। और चेस्ट रेडियोग्राफी या चेस्ट एनाटॉमी को समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि चेस्ट रीजन कहां से कहां तक कवर है, साथ ही साथ इसके अंदर कौन कौन सी जो ऑर्गन्स है वो इंक्लूड है। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। जैसा कि मैं बता दूं कि चेस्ट रीजन यहां से लेकर यहां तक है, ठीक है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि इसके अंदर अपन जब कैसेट का प्लेसमेंट करेंगे तो कैसेट का प्लेसमेंट, ये जो शोल्डर रीजन है, शोल्डर रीजन से 2 इंच ऊपर होना चाहिए या 2 इंच ऊपर होना चाहिए, तब जाकर शोल्डर का जो रीजन है वो अपर मार्जिन से थोड़ा नीचे रहेगा, यानी कि कटने के उसके चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। तो शोल्डर रीजन कितना ऊपर, कैसेट का प्लेसमेंट अपन कहां से कहां तक करेंगे, कैसेट का प्लेसमेंट अपन हॉरिजॉन्टली करेंगे या वर्टिकली करेंगे, तो सारी बातें हमें ध्यान होनी चाहिए। तो उसके लिए चेस्ट एनाटॉमी पढ़ना जरूरी है, ताकि पता रहे रेडियोग्राफर को भी कि चेस्ट का जो रीजन है कहां से कहां तक उसको कवर करना है, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स के अंदर इंक्लूड होगी, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग चेस्ट एनाटॉमी इज एसेंशियल फॉर एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन ऑफ चेस्ट रेडियोग्राफ। अब देखिए द थोरेसिक कैविटी, जिसे हम चेस्ट कैविटी भी बोलेंगे, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि थोरेसिक कैविटी को चेस्ट कैविटी भी बोलेंगे, इज इनक्लोज्ड बाय, देखिए कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होती है इसके अंदर, लंग्स होते हैं, मीडिया स्टिनम होती है, बोनी थोरेक्स होता है, सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, रिब केज होता है, स्टर्नम होता है, थोरेसिक वर्टिब्रास होती है एंड डायफ्राम। तो इन सभी जो ऑर्गन्स है, इन सभी से मिलकर हमारी एक चेस्ट जो एनाटॉमी है वो बनी होती है। जब भी आप एग्जाम के अंदर लिखें चेस्ट एनाटॉमी, तो इन सभी के बारे में आप एक बार जो जनरल इंट्रोडक्शन है चेस्ट एनाटॉमी के लिए वो देना है, ठीक है। ये बात समझ में आई। तो जब कभी भी अपन आंसर करेंगे एनाटॉमी से रिलेटेड, तो पहले हम चेस्ट एनाटॉमी के बारे में बताते हुए इन सभी के बारे में क्या करेंगे, एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देंगे, ताकि जो सामने एग्जामिनर रहे, ठीक है, चेक करने वाला, तो उसे लगे कि चेस्ट की एनाटॉमी के बारे में हमें काफी कुछ पता है, ठीक है। तो इन सभी के बारे में हम देख लेते हैं एक बार। देखिए डायग्राम जब भी आप बनाएं, एनाटॉमी जब भी आप लिखें, तो डायग्राम नेसेसरी है, ठीक है, क्योंकि आरपीएमसी के अंदर मेन हमारा है उद्देश्य डायग्राम अच्छे से अच्छे बनाना और साथ साथ ज्यादा से ज्यादा नंबर प्राप्त करना, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बेस्ड डायग्राम लेबल्ड आपको बनाना पड़ेगा। यदि चेस्ट से रिलेटेड एनाटॉमी पूछी गई है, तो चेस्ट से रिलेटेड आप एनाटॉमी बताते हुए एक चेस्ट का डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। चाहे वो ये वाला डायग्राम बनाए आप या फिर ये वाला, दोनों के ही आप डायग्राम्स बना सकते हैं या दोनों से ही आप डायग्राम बना सकते हैं। देखिए इसके अंदर क्या क्या दिए गए हैं, चेस्ट, बोन्स ऑफ चेस्ट दी गई है, जिसके अंदर आपके यहां पर बताई गई है कि चेस्ट रीजन के अंदर कौन कौन सी बोन्स इंक्लूड होती है, ठीक है। जैसे यहां पर बता दिया गया है क्लेविकल के बारे में, ठीक है। तो डायग्राम के अंदर आपको क्लियरली मेंशन करना है इस प्रकार से कि ये तो क्लेविकल है, ये मीडियास्टिनम, सॉरी ये आपका मेनुब्रियम है जो स्टर्नम का पार्ट है, ये बॉडी है, ये जिफोइड प्रोसेस है जो स्टर्नम के पार्ट होंगे, इस प्रकार से, ठीक है। साथ ही साथ आप रिब्स को भी एक प्रकार से अरेंज करते हुए चलें, इस प्रकार से कि जो 12 पेयर है, उन 12 पेयर के अंदर से भी कितने पेयर तो ट्रू होंगे, कितने फॉल्स होंगे एंड कितने फ्लोटिंग होंगे। तो तीनों ही पेयर्स के बारे में आप बताते हुए चले। इसके अलावा यदि आप साथ में एक साइड लंग्स का डायग्राम और एक साइड रिब्स को दर्शाते हुए चल रहे हैं, तो ये डायग्राम रहेगा आपके लिए सबसे बेस्ट। काफी स्टूडेंट्स क्या होते हैं, ओनली चेस्ट से रिलेटेड डायग्राम ही बना देते हैं, लेकिन चेस्ट कैविटी के अंदर हमारे लंग्स, हार्ट्स, क्लेविकल, स्केपुला, रिब्स, थोरेसिक, ठीक है, स्टर्नम, तो सारी चीजें उसके अंदर अपने को मेंशन करती हुई चलनी है। तो एक साइड आप लंग्स का डायग्राम बनाएं, एक साइड आप चेस्ट से रिलेटेड डायग्राम बनाते हुए चले, रिब्स से रिलेटेड, साथ ही साथ आपको डायफ्राम, हार्ट शेडो, ईसोफेगस, ट्रेकिया, ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर मेंशन करते हुए चलनी है। क्लेविकल, ठीक है, क्लेविकल के पीछे आप हल्की सी स्केपुला शैडो भी बना सकते हैं इस प्रकार से। तो इसके अंदर आपकी सारी चीजें कवर हो जाएं, इस प्रकार का आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो जो बेस्ट डायग्राम रहेगा वो बेस्ट डायग्राम आपका रहने वाला है ये वाला, ठीक है, बेस्ट डायग्राम, जिसके अंदर आपने चेस्ट के अंदर रिब्स और रिब्स के अलावा आपने लंग्स को दर्शाते हुए
चला है। ठीक है, तो रिब्स एंड लंग्स को आप दर्शाते हुए चले, वो आपका डायग्राम ठीक रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अब इसके प्रत्येक जो अपन ने अभी बात की थी कि चेस्ट रीजन के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, तो उन स्ट्रक्चर्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम चलते हैं बोनी थोरेक्स। अब अभी देखिए बोनी थोरेक्स क्या चीज होती है। The bony thorax means the skeletal framework of chest। skeletal framework मतलब जैसे अपन होल बॉडी की बात करें तो होल बॉडी का फ्रेमवर्क कौन है, या होल बॉडी की स्ट्रक्चर कौन प्रोवाइड करा रखा है, अपना स्केलेटल सिस्टम। जिस स्केलेटल सिस्टम जिसके अंदर अपनी सारी 206 बोन्स हैं, वो अपनी होल बॉडी की स्ट्रक्चर को बनाए हुए हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अपन चेस्ट रीजन की बात करें तो चेस्ट रीजन को कौन बनाया हुआ है, चेस्ट रीजन का बोनी थोरेक्स। अब बोनी थोरेक्स का मतलब क्या हो गया, चेस्ट रीजन के अंदर इंक्लूड वो बोन्स जो एक चेस्ट केविटी को बनाए हुए हैं, उसको एक फ्रेमवर्क दिया हुआ है, या उसको एक ढांचा दिया हुआ है, तो उसे हम बोल देंगे चेस्ट रीजन का बोनी थोरेक्स। तो चेस्ट रीजन के बोनी थोरेक्स के बारे में हम क्या क्या चीजें लिखेंगे, देखिए। द बोनी थोरेक्स मीन्स स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ चेस्ट, चेस्ट का स्केलेटल फ्रेमवर्क। इट इज फॉर्म्ड बाय बोन्स, ये क्या करता है, ये बोन से मिलकर बना होता है। दैट प्रोटेक्ट द थोरेसिक केविटी, जो क्या करेगी, आपके थोरेसिक केविटी यानी कि चेस्ट केविटी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। एंड प्रोवाइड अटैचमेंट फॉर रेस्पिरेटरी मसल्स, और रेस्पिरेटरी मसल्स के लिए सरफेस प्रोवाइड कराती है। ठीक है, ये होती है बोनी थोरेक्स। अब बोनी थोरेक्स के अंदर बोन्स कौन कौन सी इंक्लूड है, वो चीज देखते हैं अपन। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेनम की। ठीक है, सबसे पहले कौन सा आएगा, आपका स्टेनम आएगा। ठीक है, जिसको ब्रेस्ट बोन भी बोला गया है, जिसे क्या बोला गया है, जिसे ब्रेस्ट बोन भी बोला जाता है, ये चीज आप याद रखें। स्टर्नम को ब्रेस्ट बोन बोलते हैं। इन द मिड लाइन, जो आपके मिड लाइन स्थित रहेगी, जो आपकी रिब्स का प्लेसमेंट का जो मिड स्ट्रक्चर है, जहां पर आप ये देखिए, यहां पर टच करके देख सकते हैं, बीच का जो पार्ट है ये वाला कौन सा होता है, आपका स्टर्नम होती है। क्या होती है, स्टर्नम। डिवाइडिंग इनटू मेनुब्रियम, बॉडी एंड जिफोइड प्रोसेस। देखिए डायग्राम के अंदर मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जो स्टर्नम होती है वो स्टर्नम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होती है। कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है, ये हो गई आपकी स्टर्नम जो मिड के अंदर सिचुएटेड है, ये। ठीक है, ये होती है आपकी स्टर्नम। स्टर्नम के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे अपर पार्ट, ठीक है, अपर पार्ट, यहां पर आप देख सकते हैं एक आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगी, जहां पर इसको बोलते हैं, यहां पर मान लीजिए आपने टाई बांधी हुई है। ठीक है, टाई बांधी हुई है, जो टाई का जो ये वाला एंड होता है इस प्रकार का, ठीक है, और उसके नीचे ये टाई होती है इस प्रकार से। तो ये वाला जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है टाई के अंदर, तो उसी प्रकार से स्टर्नम के अंदर भी ये ऊपरी हिस्सा है। ठीक है, जिसे बोला गया है मेनुब्रियम। ठीक है, स्टर्नम के अंदर। इसके अलावा मिड पार्ट, जहां पर आपकी जो बची हुई आपकी रिब्स है उनका अटैचमेंट होगा, तो वो होती है आपकी बॉडी पार्ट। वो कौन सा होता है, बॉडी पार्ट। मेनुब्रियम पर आपकी ओनली सर्वाइकल फर्स्ट, सॉरी सर्वाइकल फर्स्ट नहीं, रिब का जो पहला रिब्स, पहला पैर क्या होता है, अटैच होता है। बाकी का कहां पर होता है, बाकी का आपके बॉडी वाले पार्ट पर होता है। इसके बाद में हम थर्ड पार्ट करेंगे आपके स्टेनम की, जिसको बोला गया है जिफोइड प्रोसेस, जो कि आपकी कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर होती है। जैसे मान लीजिए ऊपर आपने यहाँ पर टच किया, आपको थोड़ी सी हार्डनेस प्रोवाइड हुई। ठीक है, हार्ड के बाद में नीचे स्टेनम आ गया, स्टेनम का बॉडी पार्ट, और उसके नीचे आपको यहाँ पर हल्का सा गर्त सा महसूस होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको हल्का सा क्या होगा, एक हाथ लगाकर देखेंगे तो आप जैसे नीचे धस रहा है। ठीक है, इस प्रकार का, तो वो होता है कार्टिलेजिनियस पार्ट जिफोइड प्रोसेस का, जिसे नाम दिया, सॉरी स्टेनम का, जिसे हम क्या नाम देते हैं, जिसे हम नाम देते हैं जिफोइड प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं रिब्स के अंदर। देखिए रिब्स क्या होती है, रिब्स होती है 12 पेयर, जो कि कहां से निकलती है, ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द थोरेसिक वर्टिब्रा। ठीक है, तो थोरेसिक वर्टिब्रा होती है पीछे की साइड, जिसके अंदर मैंने आपको आपकी जो प्रैक्टिकल क्लास रही थी अभी थोड़े दिन पहले, तो उस प्रैक्टिकल क्लास में मैंने स्टर्नम की, सॉरी जो वर्टिब्रा थी, उस वर्टिब्रा की स्ट्रक्चर के अंदर आपको समझाया था कि जो एक कोई भी पर्टिकुलर थोरेसिक वर्टिब्रा जो होती है, उस थोरेसिक वर्टिब्रा के अंदर लेटरली साइड से क्या निकलती है, लेटरली साइड से निकलती है उसकी ट्रांसवर्स प्रोसेस। वो ट्रांसवर्स प्रोसेस आगे आकर किसका करती है,
निर्माण वो करती है आपकी रिब्स का। तो रिब्स क्या होती है? रिब्स आपके थोरेसिक वर्टिब्रा की ट्रांसवर्स प्रोसेस से निकलकर स्टर्नम के आगे आकर क्या करती है? जुड़ती है और लंग्स को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है फिजिकल डैमेज से बचाने में। ठीक है, तो रिब्स का देखिए यहां पर आपको रिब्स के बारे में क्या लिखता है? कर्व्ड बोन्स अटैच्ड टू थोरेसिक वर्टिब्रा। ठीक है, कर्व्ड बोन होती है जो थोरेसिक वर्टिब्रा से क्या रहती है? कनेक्ट रहती है। प्रोटेक्ट लंग एंड हार्ट, जो आपके लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। जो कितने होती है? 12 पेयर होती है। और 12 पेयर के अंदर से भी देखिए इसको डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहली ट्रू रिब्स, ठीक है, कौन सी होगी? ट्रू रिब्स, जो कि है आपकी 7 पेयर। जो कितनी पेयर है? 7 पेयर। अब देखिए ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स के बारे में भी मैं आपको इसके अंदर बता दूंगा। दूसरी होती है फॉल्स रिब्स एंड थर्ड होती है आपकी फ्लोटिंग रिब्स। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके डायग्राम के ऊपर कि डायग्राम के अंदर आपको ट्रू, फॉल्स एंड जो फ्लोटिंग रिब्स है इसके बारे में क्लियरली पता चलेगा। ठीक है, देखिए ये स्ट्रक्चर्स आपको यहां पर दिखाई दे रही है। मैं इसको थोड़ा मिड में ले लेता हूं डायग्राम को एक बार के लिए। जो रिब से रिलेटेड डायग्राम है उसको अपन मिड में लेकर चलते हैं। ठीक है, ये देखिए यहां पर आपको ये एक चेस्ट का जो डायग्राम दिखाई दे रहा है। इस चेस्ट के डायग्राम के अंदर सबसे पहले आपको यहां पर दिखाई देगी रिब्स। ठीक है, जो अंदर स्थित लंग्स को क्या कर रखी है? प्रोटेक्ट किए हुए हैं। अंदर स्थित लंग्स को क्या की हुई है? प्रोटेक्ट की हुई है। अब यहां पर जो सबसे पहले रिब्स स्टार्ट होती है थोरेसिक वर्टिब्रा के ट्रांसवर्स प्रोसेस से पीछे की साइड से, तो शुरुआत से लेकर, ठीक है, 1 नंबर से लेकर जो 7 नंबर तक की जो रिब्स होती है, 7 नंबर की जो रिब्स होती है वो होती है आपकी ट्रू रिब्स। वो क्या होती है? ट्रू रिब्स होती है। अब ट्रू रिब्स का मतलब क्या है? देखिए ट्रू रिब्स का यहां पर सीधा सीधा मतलब है जो थोरेसिक वर्टिब्रा की ट्रांसवर्स प्रोसेस से बैक साइड से आपकी रिब्स जो निकल रही है वो डायरेक्टली ही आकर किससे अटैच हो? वो डायरेक्टली आकर आपके स्टर्नम से अटैच हो जाए। मतलब एक प्रकार से एक पिंजरा बना लें इस प्रकार से कि ट्रांसवर्स प्रोसेस से पीछे से निकल रही है और आगे आकर किससे? स्टर्नम से डायरेक्टली आकर अटैच हो रही है। प्रत्येक रिब्स अलग अलग जगह पर अटैच हो रही है। जैसे मान लीजिए पहली वाली आकर मेनुब्रियम वाले पार्ट पर मिल गई, सेकंड वाली आकर मेनुब्रियम और जो स्टर्नम का बॉडी वाला पार्ट है इसके मिड में आकर मिल गई, थर्ड वाली आपकी मेनुब्रियम के पार्ट पर, फोर्थ, इस प्रकार से क्या है अलग अलग रिब्स अलग अलग जगह पर आकर क्या हुई? स्टर्नम से अटैच हो रही है। ठीक है, इसी के साथ अगर अपन बात करें सेकंड जो हमारी है वो है फॉल्स रिब्स। ठीक है, कौन सी है? फॉल्स रिब्स। अब देखिए फॉल्स का मतलब क्या होगा? ये होती है हमारे 8th, 9th एंड 10th नंबर की रिब्स, जो कि ट्रांसवर्स प्रोसेस की थोरेसिक वर्टिब्रा की ट्रांसवर्स प्रोसेस से आगे तो निकलेगी। ठीक है, आगे निकलकर क्या करेगी? ये जो 8th नंबर की रिब्स है, ये जो 8th नंबर की रिब्स आपको जैसे डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये डायरेक्टली जाकर स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होती। ठीक है, जैसे 7th नंबर की तो डायरेक्टली आकर स्टर्नम से कनेक्ट हो गई, लेकिन 8th नंबर की जो रिब्स होगी वो डायरेक्टली ही आपके किससे कनेक्ट नहीं होगी? वो डायरेक्टली स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होगी, वो इनडायरेक्टली स्टर्नम से कनेक्ट होगी। इनडायरेक्टली स्टर्नम से कनेक्ट होगी। इनडायरेक्टली का मतलब ये पहले तो आपके 7th नंबर ऑफ द रिब्स से क्या होगी? अटैच होगी। 7 नंबर ऑफ द रिब्स से क्या होगी? अटैच होगी। 7 नंबर ऑफ रिब्स से अटैच होने के बाद में फिर वो जाकर कहां अटैच होगा? 7 नंबर वाला आपके स्टर्नम के बॉडी वाले पार्ट से। मतलब ये कनेक्ट तो हो रही है स्टर्नम से, लेकिन इनडायरेक्टली। पहले ये किससे हो रही है? 7th नंबर की रिब्स से, और 7th नंबर की रिब्स के बाद में 7th नंबर की रिब्स जाकर स्टर्नम की बॉडी वाली पार्ट से कनेक्ट हो रही है। इसी प्रकार से 9th वाली 8th से मिलकर 7th पर जाकर फिर स्टर्नम से कनेक्ट हो रही है, और 10th वाली भी इसी प्रकार से इनडायरेक्टली स्टर्नम से कनेक्ट हो रही है। तो ये कहलाएगी आपकी 7 के बाद में 8th, 9th एंड 10th, ये नंबर की रिब्स कहलाती है आपकी फॉल्स रिब्स। ठीक है, ये तो हो गई फॉल्स रिब्स। इसके बाद में हम चलते हैं 11th और 12th पेयर की बात। जो रिब्स का 11th और 12th पेयर है इसकी बात करते हैं, तो इन्हें बोला जाता है फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, इन्हें क्या बोला जाता है? फ्लोटिंग रिब्स बोला जाता है। अब फ्लोटिंग रिब्स का मतलब, मैं आपको फ्लोटिंग का पहले आपको मतलब पता होना चाहिए। फ्लोटिंग का यहां पर मतलब होता है फ्लो करना। फ्लो यानी कि एक प्रकार से
तैरती हुई, ठीक है। फ्लोइंग का मतलब क्या हो गया, तैरती हुई है, मतलब ये थोरेसिक जो आपकी वर्टिब्रा है, इस थोरेसिक वर्टिब्रा से तो निकल रही है, लेकिन एब्डोमिनल केविटी के अंदर आकर इनका एंड हो रहा है, समाप्त हो रही है, ठीक है। समाप्त किस प्रकार से, जैसे पीछे से इनका ओरिजिन है, पीछे से निकल रही है, लेकिन आकर आगे न तो ये किसी बोन से अटैच हो रही, न किसी रिब्स से आकर अटैच हो रही, ये क्या कर रही है, एब्डोमिनल केविटी के अंदर आकर इस प्रकार से क्या हो गई, आकर रुक गई, ठीक है। पीछे से निकली और एब्डोमिनल केविटी के अंदर इस प्रकार से तैर रही है, फ्लोटिंग कर रही है, ठीक है। तो आपको डायग्राम के अंदर सीधा सीधा दिख रहा है कि जो पीछे से देखिए ट्रांसवर्स प्रोसेस से निकल रही है, और लेकिन एब्डोमिनल केविटी के अंदर आकर इनका एंड हो रहा है, ये किसी भी आगे स्टेनम से, बॉडी से, किसी से भी नहीं मिल पा रही, तो इसे बोलेंगे अपन फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये तो हो गया आपकी रिब्स की बात। रिब्स के बाद में हम बात करते हैं थोरेसिक वर्टिब्रा की, जो कि आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा जब आप लेटरल रेडियोग्राफ लेंगे, ठीक है, ओब्लिक रेडियोग्राफ लेंगे, तो है ना, आपको थोरेसिक वर्टिब्रा भी देखने को मिलेगी, जो कि कितनी होती है, थोरेसिक वर्टिब्रा, जिसे हम डोर्सल वर्टिब्रा भी बोल देते हैं, ठीक है। कभी कभी डोर्सल नाम भी आ जाता है, तो डोर्सल वर्टिब्रा भी हम इसको नाम यहाँ पर दे देते हैं, जो कि कितनी होती है, 12 होती है। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द थोरेक्स, ठीक है, जो कि कहां पर होता है, आपकी जो चेस्ट रीजन है, चेस्ट रीजन के जस्ट पीछे। क्लेविकल, जिसे हम कॉलर बोन या ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, जिसे हम कॉलर बोन या ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, जो सपोर्ट एंटीरियर चेस्ट वॉल, जो क्या करती है, चेस्ट वॉल को सपोर्ट करती है, ठीक है। किससे सपोर्ट करती है, चेस्ट वॉल को सपोर्ट करती है। किस प्रकार से, देखिए ये क्लेविकल हो गई, ये क्लेविकल स्कैपुला से मिल रही है, स्कैपुला से मिलकर इस प्रकार से चेस्ट लेवल को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम कर रही है। नेक्स्ट देखिए, बोनी थोरेक्स के अंदर हमारी लास्ट बोन आ जाएगी स्कैपुला। कौन सी आ जाएगी, स्कैपुला, जिसको अपन शोल्डर ब्लेड्स भी बोलते हैं, जो दोनों साइड आपके प्रेजेंट है, राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट आपके स्कैपुला जो बैक साइड प्रेजेंट है, उनको अपन बोल देंगे शोल्डर ब्लेड, ठीक है। जो कि कहां पर प्रेजेंट होती है, देखिए, जो कि पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है एंड हेल्प फ्रॉम द अपर बाउंड्री, ठीक है। वो क्या करती है, एक प्रकार से अपर बाउंड्री से आपको हेल्प प्रोवाइड करने का काम करती है। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं, देखिए बोनी थोरेक्स की बात हो गई है, जो चेस्ट जो आपका रीजन है, उस चेस्ट रीजन का एक प्रकार से स्केलेटल फ्रेमवर्क बनाने का काम कर रहा था। अब हम नेक्स्ट चलते हैं उसी के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम की, कि किस प्रकार से रेस्पिरेटरी सिस्टम या कौन कौन से इसके अंदर ऑर्गन्स अपने काम में आएंगे, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर देखिए, यहां पर आपको लंग्स देखने को मिलेंगे चेस्ट रीजन के अंदर, जो कि 2 लंग्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए, इस प्रकार से, ठीक है। एक तो हो गया आपका राइट साइड ऑफ द लंग, ठीक है, इस प्रकार से देखिए, लंग्स जो होंगे वो रहेगा आपका राइट लंग। तो राइट लंग कितने सेगमेंट्स में डिवाइड होता है, राइट लंग होता है आपके 3 सेगमेंट्स में डिवाइड, ठीक है। इसके 3 सेगमेंट्स से 3 लोब्स होते हैं, या 3 लोब्स भी अपन बोल सकते हैं, इस प्रकार से, इस प्रकार से डिवाइड रहता है ये, ठीक है, जिसको अपर, मिडल एंड लोअर लोब आपका हो गया। इसी के साथ साथ लेफ्ट लंग के बारे में हम लिखेंगे कि लेफ्ट लंग जो होता है, वो लेफ्ट लंग 2 सेगमेंट्स में डिवाइड होता है, राइट अपर एंड लेफ्ट लोअर, सॉरी, लेफ्ट अपर एंड लेफ्ट लोअर आपका सेगमेंट इसके अंदर या आपको लोब देखने को मिलेगा, ठीक है। जहां पर आपका क्या होता है, गैसियस एक्सचेंजेस होती है आपके लंग्स वाले रीजन में। दूसरी चीज हो गई ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई की बात करते हैं अपन, जो कि क्या होता है आपका एयरवे पासेस टू लंग्स, जो लंग्स तक आपको एयरवे पास कराने का काम करती है। देखिए ये ट्रेकिया हो गई, ये ट्रेकिया आपके कहां से आती है आगे, ठीक है, जो कि आपको इसको विंड पाइप भी बोल सकते हैं, ठीक है, विंड पाइप भी अपन इसको बोल सकते हैं। विंड पाइप आके जाकर यहां पर क्या हो जाएगी, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, जिसको अपन कैरिना बोलते हैं। वो कैरिना के रीजन से क्या हो जाएगी, ये डिवाइड होती है राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, ठीक है। राइट ब्रोंकाई एंड लेफ्ट ब्रोंकाई के अंदर ये डिवाइड होती है, जो कि आपके विंड पाइप या एक प्रकार से अपन क्या बोल सकते हो, एयर पासेस वे टू लंग्स, ठीक है। ये ब्रोंकाई के बारे में लिखोगे, ब्रोंकाई क्या करती है, आके ब्रोंक्यूल्स ट्री बनाती है, इस प्रकार से ब्रोंक्यूल्स ट्री आपके प्रत्येक लंग्स के अंदर जाकर वो डिवाइड हो जाती है, बनाती है, सब डिवीजन उनका हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लूरा,
चेस्ट रीजन के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए अपने क्या है, एक प्रकार से हेल्पफुल है। डबल मेम्ब्रेन कवरिंग द लंग्स, प्लूरा क्या हो जाएगा, अब जो लंग्स है आपकी, ये लंग्स भी सराउंडेड है बाय किसके द्वारा, प्लूरल लेवल के द्वारा, प्लूरल लेयर के द्वारा ये घिरे हुए हैं। अब ये प्लूरल जो लेयर है वो कहां पर स्थित है, वो लेयर स्थित है इनके बाहर की साइड। एक तो ये जो लेयर है, ये लेयर हो गई प्लूरा की। जो इंटरनल लेयर है वो तो आपकी कहलाएगी विसरल लेयर, विसरल लेयर, और जो आउटर लेयर है वो आपकी कहलाएगी पेराइटल लेयर, पेराइटल लेयर। ठीक है, तो दो लेयर होती है प्लूरा की, जो क्या करती है, आपके लंग्स की दो लेयर होती है। कौन कौन सी, बाहरी लेयर इसकी पेराइटल लेयर कहलाएगी और विसलर लेयर इसकी अंदर वाली लेयर कहलाएगी। और इन दोनों के बीच में जो स्पेस है वो स्पेस कहलाएगा आपका प्लूरल केविटी, प्लूरल केविटी कहलाएगा। और इस प्लूरल केविटी के अंदर क्या होता है, इस प्लूरल केविटी के अंदर फील्ड रहता है प्लूरा, प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, तो काफी सारे इंडिकेशंस आपके यहां से भी आने वाले हैं, प्लूरल केविटी से भी, तो ये चीज भी आपको इसके अंदर मेंशन करते हुए चलना है। ठीक है, इस प्रकार से बताते हुए चलना है। डायफ्राम, डोम शेप्ड मसल्स, मेन मसल्स ऑफ ब्रीथ। देखिए डायफ्राम का काम क्या होता है, ये देखिए डायफ्राम यहां पर स्थित होता है, ये यहां पर इस प्रकार से डोम शेप का उभरा हुआ डोम शेप। ठीक है, इस प्रकार से यहां पर डायफ्राम स्थित होता है। डायफ्राम का मेन काम होता है थोरेसिक केविटी को, थोरेसिक केविटी को एब्डोमिनल केविटी से अलग रखने का, एब्डोमिनल केविटी से अलग रखने का। इसके अलावा इसका काम होता है लंग्स के फैलने और वापस अपनी पोजीशन में जाने का काम करवाता है। किस प्रकार से, जब लंग्स के अंदर एयर आती है, जब आप इनहेल लेते हो, इनहेल लेते टाइम क्या होता है, जैसे आपने इनहेल किया, इनहेल करने पर लंग्स के अंदर एयर जाएगी तो एयर का सरफेस, लंग्स का सरफेस बढ़ेगा। जैसे ही लंग्स का सरफेस बढ़ता है तो डायफ्राम क्या होता है, फ्लैट होता है, नीचे दबता है, बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। ठीक है, और जैसे ही आप एक्सपायर होते हो, वापस एक्सपायरेशन करते हो, श्वास वापस छोड़ते हो, तो उस टाइम वापस क्या करता है, डायफ्राम अपनी डोम शेप वापस बना लेता है। ठीक है, तो ये इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन के अंदर भी हेल्पफुल है, चूंकि मस्कुलर ऑर्गन है, जो कि थोरेसिक केविटी और जो आपकी एब्डोमिनल केविटी है उसको डिफरेंशिएट करने का काम करता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, द लंग आर सराउंडेड बाय टू लेयर्स। देखिए इसके बारे में भी आपको बताते हुए चलना है कि जो लंग्स होते हैं वो लंग्स दो लेयर के द्वारा सराउंडेड होते हैं। मेम्ब्रेन, कोल्ड, प्लूरा। ये चीज आप चाहे इसके अंदर एनाटॉमी के अंदर लिखे या नहीं लिखे वो आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि मटेरियल फिर ज्यादा होने वाला है, लेकिन आपको इसके बारे में भी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि जो लंग्स होते हैं तो लंग्स दो लेयर के द्वारा क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं। दिस इज द इनर लेयर, जो कि इनर लेयर है, विसरल लेयर, दैट कंप्लीटली वॉर्प अराउंड द लंग्स। ठीक है, जो क्या होती है, कंप्लीटली रैप्ड होती है, रैप्ड होती है यानी कि चारों तरफ लिपटी हुई होती है, ऑफ द लंग्स, ब्लड वेसल्स, नर्व एंड ब्रोंकाई। ठीक है, जो लंग्स के अंदर स्थित ये ब्लड वेसल्स, ब्रोंकाइल्स है, इनको प्रोटेक्ट या एक प्रकार से इनको सभी को रैप्ड करने का काम आपकी विसरल लेयर करती है। पेराइटल प्लूरा या पेराइटल लेयर जो क्या काम करती है, दिस इज द आउटर लेयर दैट लाइन इनसाइड ऑफ द चेस्ट वॉल, जो क्या है, चेस्ट वॉल के अंदर की साइड स्थित है। ठीक है, होने में तो ये लंग्स लेयर के बाहर है, लेकिन चेस्ट की जो दीवार है उसके अंदर की तरफ आपको पेराइटल लेयर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ऑफ द चेस्ट वॉल, द डायफ्राम एंड द मीडियस्टिनम ऑफ द सेंट्रल कंपार्टमेंट ऑफ द चेस्ट। ठीक है, देखिए इस प्रकार से ये बात किस प्रकार से कर रहा है कि पेराइटल लेयर कहां पर होगी। ये देखिए डायफ्राम का पहले मैं आपको एक बार यहां पर डायग्राम बना देता हूं एक। देखिए चेस्ट का, सबसे पहले एक चेस्ट का डायग्राम लिखते हुए चलते हैं कि ये हो गई आपकी चेस्ट रीजन, चेस्ट केविटी, ये लंग्स हो गया। ठीक है, ये लंग्स हो गए। लंग्स का जो आउटर लेयर होगी, आउटर लेयर ये देखिए इस प्रकार से जो आउटर लेयर है, इस आउटर लेयर की बात हो रही है, ये कौन सी आपकी पेराइटल लेयर, कौन सी लेयर है, पेराइटल लेयर।
अब ये पेराइटल लेयर देखिए कहां पर स्थित है, ये आपकी जो बाहर वाली चेस्ट वॉल है इस प्रकार से, ठीक है। ये बाहर क्या है आपकी चेस्ट वॉल, इसके भी अंदर है, ठीक है, इसके भी अंदर की साइड प्रेजेंट है। दूसरी चीज नीचे डायफ्राम स्थित है, तो डायफ्राम के भी अंदर की साइड स्थित है, ठीक है, डायफ्राम के भी अंदर की साइड स्थित है। डायफ्राम के अंदर के अलावा जो बीच वाला पार्ट होता है सेंट्रल कंपार्टमेंट, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मीडियास्टिनम, मीडियास्टिनम बोलते हैं, उस मीडियास्टिनम के भी क्या है, ये दोनों तरफ स्थित है, यानी कि अंदर की साइड स्थित है। तो इसलिए अपन इसको जो पेराइटल लेयर है इसके बारे में बता रहे हैं कि ये पेराइटल जो लेयर होती है वो इसके चारों तरफ स्थित होती है, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लूरल फ्लूइड की। देखिए प्लूरल फ्लूइड, दिस थिन लेयर ऑफ फ्लूइड इज द प्लूरल कैविटी एक्ट एज ए लुब्रिकेंट। देखिए प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है इन दोनों लेयर के बीच में, इन दोनों लेयर के बीच में आपका प्रेजेंट होता है प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। प्लूरल फ्लूइड इन दोनों कैविटी के बीच में प्रेजेंट रहेगा, विसरल एंड पेराइटल लेयर के बीच में, इन द प्लूरल कैविटी, ठीक है। एक्ट एज ए लुब्रिकेंट, जो कि एक स्नेहक के रूप में काम करेगा, लुब्रिकेंट के रूप में काम करेगा, मतलब विसरल लेयर और पेराइटल लेयर के दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन हो रहा है उस फ्रिक्शंस को बचाने के लिए इनके बीच में एक लुब्रिकेंट के रूप में प्लूरल फ्लूइड काम करता है, अलाउिंग द टू लेयर ऑफ प्लूरा टू स्लाइड पास्ट ईच अदर विथ मिनिमल फ्रिक्शन, ठीक है। जो क्या करता है, इन दोनों लेयर को एक दूसरे के ऊपर कम से कम फ्रिक्शन के साथ जो इनके बीच में मूवमेंट हो रहा है उससे बचाने का काम करता है। यानी कि दोनों के बीच में अगर घर्षण होगा तो घर्षण से चेस्ट वॉल्स क्या कर सकती है, एक दूसरे पे स्क्रैचेस ला सकती है, जिससे हीमोथोरेक्स वाली कंडीशन हो सकती है। हीमोथोरेक्स मतलब ब्लड निकलकर प्लूरल कैविटी के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो प्लूरल फ्लूइड क्या करती है, एक प्रकार से लुब्रिकेट का काम करता है दोनों लेयर के बीच में। नेक्स्ट चलते हैं, जो आपका प्लूरल फ्लूइड होता है, काफी बार क्या है प्रैक्टिकल में पूछ लेते हैं या आपसे पूछा जाता है कि प्लूरल फ्लूइड किस प्रकार से बना होता है। तो प्लूरल फ्लूइड क्या होता है, जो आपकी पेराइटल लेयर है, इस पेराइटल लेयर से जो आपका प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा की फिल्ट्रेशन के बाद में यहाँ पर जो लिक्विड बचता है वो कहलाता है आपका प्लूरल फ्लूइड, जिसके अंदर 95% तो आपको क्या मिलेगा, वाटर देखने को मिलेगा, इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स, सेल्स, ठीक है, काफी सारी चीजें आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। और इसके पीएच की बात कर लें तो पीएच तो होता है इसका 7.2 से लेकर 7.4 के बीच में, ठीक है, ये इसका पीएच होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लूरल कैविटी। देखिए इसके अंदर मैंने आपको दोनों तीनों लेयर के बारे में जो भी आपको डिफाइन किया है उन दोनों तीनों लेयर के बारे में इसमें के अंदर बताया गया है। देखिए कौन कौन सी हो गई, सबसे पहले हमारी हो गई विसरल प्लूरा जो कि आउटर इनर लेयर ऑफ द चेस्ट वॉल है, पेराइटल प्लूरा जो कि आउटर लेयर ऑफ द लंग्स है, इसके अलावा नीचे आपको डायफ्राम दिख रहा है, ये हार्ट है, ये हार्ट शेड हो गई, ठीक है। हार्ट शेडो के अलावा ये लंग्स हो गए, ये राइट लंग और ये लेफ्ट लंग, इस प्रकार से ये प्लूरल कैविटी हो गई जिसे वो इस प्रकार से फिल्ड है, ठीक है। तो डायग्राम आप इसके अंदर ओनली डायग्राम समझाने के लिए डायग्राम को आपको एक ही बनाना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए मीडियास्टिनम के अंदर कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है। मीडियास्टिनम के अंदर देखिए जो कि सेंट्रल कंपार्टमेंट है आपके चेस्ट या थोरेसिक रीजन का, जिसके अंदर मीडियास्टिनम के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, सबसे पहले देखिए हार्ट, ठीक है, हार्ट एंड ग्रेट वेसल्स जो एरोटा, पल्मोनरी आर्टरीज, एसवीसी, आईवीसी, सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा आपके मीडियास्टिनम के अंदर इंक्लूड होगा। ट्रेकिया एंड इसोफेगस इंक्लूड होगा। थाइमस ग्लैंड जो चिल्ड्रंस यानी कि बच्चों के अंदर जो थाइमस ग्लैंड होती है वो भी इंक्लूड हो जाती है आपकी मीडियास्टिनम के अंदर। बाकी जैसे एडल्ट्स होते हैं वो थोड़ी सी लेटरली प्रेजेंट हो जाती है। इसके अलावा सॉफ्ट टिश्यू, सॉफ्ट टिश्यू की अपन बात करते हैं, मसल्स, फेट, स्किन एंड चेस्ट वॉल, ये भी आपके मीडियास्टिनम के अंदर इंक्लूड होने वाली है। नेक्स्ट हम चलते हैं सीपी एंगल, जिसके अंदर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। बार बार क्या है, सीपी एंगल आपको देखने को मिलेगा चेस्ट रेडियोग्राफी के अंदर कि आखिर सीपी एंगल क्या है, सीपी एंगल कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। सीपी एंगल का मतलब क्या होता है वो एक बार आप देख लीजिए। सीपी एंगल का जनरली मतलब दो प्रकार से अपन ले सकते हैं, ठीक है। सीपी एंगल आपको दो चीजों के बीच में मिलेगा। सबसे पहला इसका मतलब होगा कोस्टोफ्रेनिक एंगल, ठीक है, कोस्टोफ्रेनिक एंगल। कोस्टो का मतलब हो गया यहां पर
कोस्टो, इसका मतलब होगा चेस्ट वॉल, चेस्ट वॉल। दूसरा हो गया आपका इसी के अंदर फ्रेनिक, फ्रेनिक, ठीक है। तो फ्रेनिक का मतलब हो जाएगा आपको लंग्स वॉल, ठीक है। सीपी एंगल कोस्टोफ्रेनिक दो वर्ड से मिलकर बना है, तो कोस्टोफ्रेनिक का मतलब क्या हो जाएगा, कोस्टो मतलब चेस्ट वॉल, फ्रेनिक मतलब लंग्स वॉल। तो इनके दोनों के बीच में बनने वाला एंगल क्या कहलाएगा, कोस्टोफ्रेनिक एंगल। और वो किस प्रकार से बनेगा, डायग्राम से क्लियर होगा आपका। अभी तो आप ये समझिए कि देखिए डेफिनेशन, एंगल फॉर्म बिटवीन डायफ्राम एंड लेटरल चेस्ट वॉल, ठीक है। डायफ्राम मतलब देखिए एंड लेटरल चेस्ट वॉल जो रिब्स के अंदर बीच में होगा, ठीक है। इस प्रकार से डायफ्राम एंड लेटरल चेस्ट वॉल, जो साइड की आपकी चेस्ट वॉल है, यहां पर देखिए जो लंग्स होगा वो लंग्स इस प्रकार से होता है प्रेजेंट, और बाहर इसकी चेस्ट वॉल होती है, ये डायफ्राम होता है, ठीक है। तो ये चेस्ट वॉल ये हो गई एक तो आपकी, ये लंग्स हो गई, और ये आपका डायफ्राम हो गया। तो इनके बीच में बनने वाला एंगल आपका कहलाएगा क्या, सीपी एंगल, जिसको अपन कोस्टोफ्रेनिक एंगल कहेंगे। सबसे पहले वाला लोकेशन कहां पर होती है, बोथ लोअर कॉर्नर ऑफ द लंग्स फील्ड, लंग्स फील्ड के दोनों साइड कॉर्नर पर, यहां पर, ठीक है। जो इनके बीच में एंगल बनेगा, जो चेस्ट वॉल हो गई, चेस्ट वॉल के अलावा डायफ्राम हो गया, और डायफ्राम के अंदर आप क्या, ये एक प्रकार से लंग्स हो गया। तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है उस एंगल को अपन बोल देंगे कोस्टोफ्रेनिक एंगल, ठीक है। इसके अलावा हम चलते हैं कार्डियोफ्रेनिक एंगल। अब कार्डियो से तो आपका सीधा सा मतलब निकल जाएगा क्या, हार्ट, और फ्रेनिक का मतलब वही लंग्स, ठीक है। आपको जैसे पता है मीडियस्टिनम के बीच में यहां पर क्या प्रेजेंट है, हार्ट प्रेजेंट है, ठीक है। इस प्रकार से तो देखिए डेफिनेशन, ए एंगल फॉर्म्ड बिटवीन हार्ट, ठीक है, जो हार्ट की बॉर्डर है इसके बीच में, ठीक है, जिसको अपन कार्डियल शेल्टर भी बोलते हैं, एंड डायफ्राम, और डायफ्राम के बीच में, ठीक है, जो लंग्स का क्या बनाएगा, यहां पर एंगल बनाएगा। चेस्ट वो यहां पर आपका हो गया एक तो हार्ट का वॉल, ठीक है, हार्ट की आउटर लेयर, और डायफ्राम के बीच में जो एंगल बन रहा है, जो चेस्ट की लेयर को एंगल देने का काम करेगा, या चेस्ट के जो लोअर पार्ट है इसको एंगल देने का काम करेगा, तो उसको अपन बोल देंगे कार्डियोफ्रेनिक एंगल, ठीक है। तो लंग्स नहीं, यहां पर हार्ट लेयर और जो डायफ्राम के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको तो अपन बोल देंगे कार्डियोफ्रेनिक एंगल। और दूसरी बात, जो लंग्स और साथ साथ आपका चेस्ट वॉल और डायफ्राम के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको अपन बोल देंगे कोस्टोफ्रेनिक एंगल, ठीक है। अब देखिए इसकी लोकेशन कहां होती है, बोथ साइड ऑफ द, लोकेशन देखिए, बोथ साइड नियर द बेस ऑफ द हार्ट, हार्ट के दोनों साइड पर क्या होती है, प्रेजेंट होती है राइट कार्डियोफ्रेनिक एंगल एंड लेफ्ट कार्डियोफ्रेनिक एंगल। ये तो हो गए राइट कार्डियोफ्रेनिक एंगल, और यहां पर होगा लेफ्ट कार्डियोफ्रेनिक एंगल। तो दोनों ही साइड आपका सीपी एंगल बनाने का काम करता है कौन, कार्डियोफ्रेनिक एंगल एंड कोस्टोफ्रेनिक एंगल, ठीक है। तो कार्डियोफ्रेनिक और कोस्टोफ्रेनिक का मतलब आप चेस्ट वॉल और दूसरी चीज डायफ्राम के बीच में भी ले सकते हैं, लंग्स को छोड़कर, ठीक है। ये आप यहां पर डायफ्राम कर लीजिए एक बार, तो थोड़ा बेटर समझ में आएगा, क्योंकि इनका बेस जो होगा वो बेस आपका डायफ्राम रहेगा। इस डायफ्राम के द्वारा ही चेस्ट वॉल के बीच में इसमें कितना एंगल हो रहा है, हार्ट के बीच में कितना एंगल हो रहा है, वो आपको यहीं से इसके एक प्रकार से यहीं से पता आपको लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए यहां पर इस प्रकार से आपको कोस्टोफ्रेनिक एंड कार्डियोफ्रेनिक एंगल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कोस्टोफ्रेनिक एंगल जहां पर अपन बात कर रहे थे कि जो चेस्ट वॉल और डायफ्राम के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको तो अपन क्या बोल देंगे, कोस्टोफ्रेनिक एंगल, जो इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। ये वाला, ये हो गया आपका राइट साइड, राइट कोस्टोफ्रेनिक एंगल, और वो हो जाएगा आपका इस प्रकार से लेफ्ट कोस्टोफ्रेनिक एंगल, ठीक है। तो ये चेस्ट वॉल एंड डायफ्राम के बीच में बन रहा है। दूसरी चीज यहां पर आपको देखने को मिलेगा ये वाला एंगल, ये हो गया डायफ्राम, डायफ्राम के अलावा ये हो गया आपका हार्ट, ठीक है। तो ये डायफ्राम और हार्ट के बीच का ये वाला एंगल राइट कार्डियोफ्रेनिक एंगल, और ये वाला एंगल आपका कौन सा कहलाएगा, लेफ्ट कार्डियोफ्रेनिक एंगल। तो इस प्रकार से आपको अगर
मान लीजिए कोई भी इंडिकेशंस या कोई भी कॉम्प्लिकेशंस अगर पेशेंट के अंदर देखे जाते हैं तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए, इन सभी चीज़ों को क्या करते हैं, देखते हुए चलते हैं। जैसे न्यूमोथोरिक्स वाली कंडीशन हो गई या न्यूमेनाइटिस वाली कंडीशन हो गई, तो उनके अंदर क्या होता है, यहाँ पे सीपी एंगल क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। या एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं, पहले तो ये इस प्रकार से शार्प रहेगा, बाद में क्या करता है, ये ब्लंट हो जाता है। इस प्रकार का एंगल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, लंग्स के बीच में। तो ये होता है सीपी एंगल। तो इन सभी जो टर्मिनोलॉजी है या जो एनाटोमी है जो आपकी रेडियोग्राफी चेस्ट के अंदर होने वाली है, तो वो मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट करवा दी है। तो जितनी भी आपकी चेस्ट एनाटोमी रहे या चेस्ट के कोई सा भी रेडियोग्राफ रहे, देन आप उसके अंदर ये चीज़ें आप लिख सकते हैं, जिसके अंदर मेन तो रहेगा आपका कौन कौन सा, यहीं तक, ठीक है, यहाँ तक मीडियस्टिनम तक आपका रहने वाला है इसके अंदर एनाटोमी के अंदर, जिसके अंदर आप एक ये चीज़ छोड़ सकते हो, ये समझाने के लिए मैंने आपको बताई है, ठीक है। बाकी आपको ये एनाटोमी लिखनी चाहिए, ठीक है। तो ये एनाटोमी रहेगी आपकी चेस्ट रेडियोग्राफी से रिलेटेड। चेस्ट रेडियोग्राफी से रिलेटेड एनाटोमी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं की पॉइंट्स ऑफ द चेस्ट रेडियोग्राफी, की चेस्ट रेडियोग्राफी करते दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे 1 बाय 1 करते हुए चेस्ट रेडियोग्राफी, जिसके अंदर हम चेस्ट पीए से लेकर एपी वगैरह, ठीक है। तो 1 बाय 1 अपन एक एक क्लास के अंदर चेस्ट रेडियोग्राफी कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद में सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि मैं आपको एक फास्ट रिव्यू और करवाने वाला हूं, जिसके अंदर जैसे ही हमारे एक पर्टिकुलर ऑर्गन की या पर्टिकुलर रीजन की रेडियोग्राफी कंप्लीट होगी, तो उसके बाद में मैं जो जैसे चेस्ट के 7 व्यू है या 6 व्यू है, तो उन सभी को एक फास्ट जो आपका सीक्वेंस रहेगा या फास्ट वीडियोस के अंदर बता दूंगा, जिसके अंदर सारे पोजीशन और उसकी रिलेटेड सेंटर रहे और साथ ही रेडियोग्राफ किस प्रकार से दिखाई देता है, ये चीज़ आपको एक ही बार में क्लियर हो जाएगी, ताकि याद करने में आसानी रहे। तो इसी प्रकार के वीडियोस और नोट्स के लिए आप देखते रहिए दीप रेडियोलॉजी जोन, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।